अब मेरी बात सुनो, सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास क्या है, एवरीवन हियर, तो लाओ भाई, लाओ इधर, लाओ सब, लाओ सब, लाओ ये पेन दो, पेन दो, पेन दो, ठीक है। तो भाई ये हमेशा बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है सेंटर ऑफ मास का। ओके चलो एवरीबडी, सब यहाँ देखो भाई, फिर है ना। अब ये ना सब लोग ये जो पेन है ना, अपने हाथ पे ऐसा रखो, पेंसिल पेन जो भी है ना, ठीक है। आप उल्टा करके भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा करोगे ऐसा तो भी चलेगा, ठीक है। हाँ, आप कहीं पे भी रहो, आगे पीछे, लेकिन क्या है मालूम है, उंगली पे रखना, फिंगर्स पे। अब है ना, स्लोली स्लोली करके ना, एक फिंगर बंद कर दो, ओके, कॉर्नर के, खाली मिडल वाले पे आ जाओ, मिडल वाले पे आ जाओ, आए मिडल वाले पे। हाँ, तो जब मिडल वाले फिंगर पे आप ये चीज बैलेंस करो ना, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि आप ज्यादा उधर जाओगे तो भी पेन गिर जाएगा, है ना। ज्यादा इस तरफ जाओगे तो भी कहीं ना कहीं लगभग बीच में होना चाहिए, है ना। यस, इसी को कहते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या कहते हैं भाई? देखो कई बार है ना एवरीवन, चलते चलते या कभी कभी है ना, किसी ने अपने को धक्का, सुनो इधर इधर, अभी यार आप में से किसी को मैं बोलूं ऐसा खड़े हैं आप, मैं आपको बोलूं आगे हो जाओ, तुम थोड़ा आगे हो गए, और आगे हो जाओ, थोड़ा और आगे हो गए, थोड़ा और आगे हो जाओ, आप बोलोगे सर मैं गिर जाऊंगा। एग्जैक्टली सही बोल रहे हो आप, क्योंकि आपकी बॉडी का भी एक सेंटर ऑफ मास है। हम लोग जब खड़े रहते हैं ना एवरीवन, देखो सबकी बॉडी की शेप अलग अलग है ना, सबकी बॉडी की शेप अलग अलग है, वेट अलग अलग है, तो हम सबका सेंटर ऑफ मास भी अलग है। इसलिए हम सबके चलने का तरीका, खड़े रहने का तरीका अलग होता है, क्योंकि हमें ना खड़े जब रहते हैं ना, हमारी बॉडी को है ना बैलेंस करते दोनों पैरों के ऊपर। ओके, तो ये सब चीजें जो है ना एवरीवन, अच्छा सबसे और एक सिंपल एग्जांपल जो अगेन फेमस है, सीसॉ। अब सीसॉ में भी देखना है आप एवरीवन, जो सीसॉ जो होता है ना, यहाँ एक लकड़ी रखी है, क्या चालू है यार, डिस्टर्बेंस हो रहा है एकदम, एकदम सीधे खड़े रहो। अब कोई चीज गिरनी नहीं चाहिए, गिरी तो उठाना नहीं अभी। इधर यहाँ पे एक बंदा बैठा है, यहाँ पे एक बंदा बैठा, और सीसॉ चल रहा है सर, ठीक है। अब आपने देखा होगा नॉर्मली जो सीसॉ के बीच में एक रॉड होता है या कुछ तो होता है बैलेंस करने के लिए, और वो चीज लगभग लगभग सेंटर में ही होती है। आप सोचो ना, वन साइड रख दिया ऐसा सीसॉ तो नहीं हो पाएगा ना, इस तरफ भी रख दिया तो नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं लगभग सेंटर में रखा जाता है। साइकिल चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त आप कभी नोटिस करना, आप एकदम आगे आओगे तो भी कंट्रोल नहीं होगा बराबर, एकदम पीछे जाओगे तो भी कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करना पड़ता है। समझ में आ रहा है एवरीवन? ये नहीं कि मैं ये नहीं बोलूं कि चलेगी नहीं, आपको फील होगा, लेकिन यार बैलेंस बराबर नहीं आ रहा है, आपको खुद को फील होगा वो चीज। बात समझ में आ रही है एवरीवन? ऐसा, तो ये सब एग्जाम्पल हुए सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास के बारे में ऐसा कहा गया है कि हर बॉडी में भले ये पेन हो या ये बिल्डिंग हो या कोई ब्रिज हो, ऐसा कोई पॉइंट होता है जहां पे पूरा मास, उस बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट होता है। सिंपल हिंदी में बोलूं तो इकट्ठा होता है। कोई तो एक पॉइंट होता है जहां पे उस पूरे बॉडी का मास इकट्ठा होता है। इसलिए ब्रिज बनाते वक्त, अभी मान लो कोई ब्रिज बनाना है भैया, तो कैलकुलेट करके हम लोग ये पहचान लेते पहले कि इस ब्रिज का सेंटर ऑफ मास कहां पे आने वाला है। भैया पहले उसको सिक्योर कर लेते हैं, अच्छा पिलर लगा के पहले उसको सिक्योर कर लेते हैं, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास है। उसको पकड़ लो पहले, उसको बैलेंस कर लो पहले, बाकी सब में कंट्रोल में आ जाए। फिर आप इसको सपोर्ट के लिए और पिलर दे देना, वो अलग बात है, और सपोर्ट दे देना, लेकिन एक सेंटर ऑफ मास होता है, पहले उसको पकड़ लो, फिर मास को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ठीक है। फाइन एवरीवन, ऐसे ही होता है। सो नाउ तो अंदाजा आ गया हम लोगों की सेंटर ऑफ मास क्या है। अब है ना एवरीवन, इसी सेंटर ऑफ मास को हाँ एक फॉर्मूला बनाना है। ये देखो यहाँ पे, ये सब जोर से एकदम, तो देखो सीन कैसा है एवरीवन, हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें कितने पार्टिकल है, एन पार्टिकल। सब कहाँ है भाई, आवाज कहाँ है तुम लोग की? सीधे बॉर्डर यूसुफ, सीधे कर एकदम, ठीक है। हाँ, हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें एन पार्टिकल। देखो फर्स्ट पार्टिकल m1, सेकेंड पार्टिकल m2, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, कहां तक जाएगा भैया? एन पार्टिकल्स तक। सही है। एन पार्टिकल के ऊपर, अरे बहुत सारे पार्टिकल यार, गिन नहीं सकते हम लोग, तो क्या नाम दे दिए भाई? एन पार्टिकल, ठीक है।
हियर, एवरीबडी हियर। अब मेरी बात सुन, अब है ना हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें कितने पार्टिकल है, n पार्टिकल है, और हमारा सिस्टम ऐसा है, सब बोलो कैसा है, बोलो जोर से। अब कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली ऐसा होता है, इसका मतलब ये है, सब इधर देखो, भले ही यहाँ पे एक पार्टिकल बोला गया m1, फिर यहाँ पे एक पार्टिकल बोला गया m2, लेकिन एक्चुअल कहानी ऐसी नहीं है। एक्चुअली क्या है मालूम है, ये कंप्लीटली एक बॉडी है और सारे मास एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारे मास एक दूसरे से कनेक्टेड है, तभी उसको कहा जाता है, सुना आपने एवरीवन, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये कोई ऐसा नहीं कि एक बॉडी वहां पे, एक बॉडी यहाँ पे, एक बॉडी यहाँ पे, जैसा अपने को बताया गया है, m1 उधर है, m2 इधर है, mn इधर है। अब यार वो तो हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए ऐसा लिया हुआ है, m1 इधर है, m2 इधर है, mn इधर है, वो हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए, हमारी सहूलत के लिए ऐसा लिया है, लेकिन एक्चुअली ना बहुत सारे पार्टिकल है और सब एक दूसरे से एकदम कनेक्टेड है, उसी को तो कहा जाता है, बोलो, सुना आपने एवरी, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं। ओके, एवरीबॉडी हियर। अब इमेजिन करो, आप डॉक्टर के क्लिनिक में गए, ओके, वहां पे क्या हुआ कि एक बाहर है टेबल रखा हुआ है, सब लोग आके, पेशेंट लोग वहां बैठते हैं, ठीक है, तो भाई लंबा सा टेबल है, सब वहां बैठे, हॉस्पिटल्स में भी होता है ऐसा, बड़ा सा टेबल है, सब बैठे हुए हैं, बराबर। केस 2, एक दूसरा हॉस्पिटल है, वहां पे ऐसा टेबल नहीं, वहां पे ना चेयर रखे हुए, क्या रखे हुए, चेयर। तो भैया क्या होता है, जिसका दिल करता है कि भैया मेरे पहचान वाले वहां बैठे, तो उसने अपना चेयर उठाया, वहां चला गया, वो अपना ग्रुप बना के बैठ गया, यहाँ पे 2 लोग अपना ग्रुप बना के बैठ गए। सुना आपने, फर्क क्या है भैया, पहले केस में एक बाकड़ा था, एक बेंच था, जिसमें सब एक दूसरे के आजू बाजू में बैठे हुए, बराबर। यहाँ पे एक इंसान ना अपना दिल करे तो वो उतना हिस्सा जितने पे वो बैठा है वो निकाल के लेके नहीं जा सकता ना, क्योंकि बेंच है पूरा, है कि नहीं, हाँ यार। लेकिन चेयर के केस में क्या भाई, उठा के लेके चले जाओ तुम, ठीक है। तो जो चेयर वाला केस है ना, इसको क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं भाई, मास डिस्ट्रीब्यूशन। और जो बेंच वाला सिस्टम है ना, उसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना, एक कंटिन्यूअस, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, वो बेंच ही पूरा कंटिन्यूअस है ना भाई, है ना। अब है ना अपन बेंच पे ऐसा बोलते हैं ना, थोड़ा सरकना, है कि नहीं। चेयर में ऐसा बोलते हैं नहीं है ना, चेयर नहीं है तो अपन दूसरी जगह जाके बैठते तो खड़े हो जाते, है कि नहीं, है ना, यस। इसीलिए तो हमारे लोकल ट्रेनों में ना चेयर नहीं लगा है, लोग कम बैठेंगे ना। हमारे लोकल ट्रेन में क्या होता है, बेंच टाइप चीजें होती है ना भाई, उसका बेनिफिट है, 3 लोगों की बैठने की जगह है, ऑलरेडी 4 लोग बैठे रहते हैं, 5वां भी आके जगह बना लेता है और 6वां आके मुंह देखता है कि मैं कहाँ बैठूं, है ना। अब फिर आया अपने लोग का दिल इतना बड़ा, आ भाई तू भी बढ़ जा, चल, ठीक है, होता है, सब सिस्टम है। खैर एनी हाउ, समझ में आया कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ओके, जहां पे चीजें एकदम कनेक्ट, जैसे ये बेंच है, ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, सुना आपने एवरीवन, ओके। ये जो स्टेज है ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कंटिन्यूस है ना एकदम यहाँ से वहां तक, ये सब ठीक है। चलो एनी हाउ, अभी भाई कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इधर हमको भाई हमारा काम क्या है, सेंटर ऑफ मास, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का कौन सा पोजीशन है कहां पर भाई, उसको फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला बनाना है, मुंह से एक्सप्रेशन नहीं बनाना अपने को, हाँ ठीक है। चलो भाई इधर एवरीबॉडी है, तो चलो शुरू करेंगे। कहानी समझ में भाई क्या करना है, हमने अभी तक किया नहीं है, क्या कर रहे हैं समझ में आ गया ना भाई। तो भाई हमारे पास एवरीवन एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें n पार्टिकल है, उसका हमको सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। एक्चुअली सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है कि कैसे फाइंड आउट करेंगे सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ओके चल अलर्ट रहो, एक्टिव रहो जरा, एक्टिव रहो जरा भाई, एक्टिव रहो जरा, ओके यार, अरे एकदम एनर्जेटिक रहो यार, हाँ इस उम्र में तुमको एकदम क्या बोलते हैं ना, एकदम अपने टॉप लेवल पे हो तुम अपने एनर्जी के एकदम पीक लेवल पे जी रहे हो भाई। बाद में धीरे धीरे एनर्जी गिरती चली जाएगी तुम्हारी। अब तुम जैसा दर 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 4 माला चढ़ के आ जाते हो, हाँ ऐसा कोई चाचा चढ़ पाएंगे, हाँ यानी कि चाचा का दिल नहीं कर रहा है, चाचा का भी दिल कर रहा है तुम्हारे ऐसे चढ़ने का, लेकिन बेचारे
एनर्जी नहीं है ना भाई, एनर्जी लेवल नहीं है। ठीक है, तुम्हारे अंदर टॉप क्लास की एनर्जी लेवल है। हाँ, बस वो एनर्जी लेवल है ना, उसमें डायरेक्शन चाहिए, और ये वो डायरेक्शन है। ठीक है, चलो एवरीबडी हियर, अपग्रेड अगर दबा दूं तो अभी हो जाएगा क्या भाई? बैकग्राउंड में ओई, चलो देखो यहाँ पे इधर। तो भाई सीन ये है कि हमारे पास है ना लिखा, देखो कंसीडर अ सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है जिसमें एन पार्टिकल है, मतलब बहुत सारे पार्टिकल। ठीक है, अ, अब हर पार्टिकल का अपना अपना मास होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, पहले पार्टिकल का मास है, दूसरे पार्टिकल का मास है ना, ऐसे करते करते ढेर सारे पार्टिकल है, आखिरी पार्टिकल का मास है। और ना हर पार्टिकल का कोई ना कोई पोजीशन है ना, जैसे पहला पार्टिकल यहाँ पे, दूसरा यहाँ पर है, हर पार्टिकल का पोजीशन है। और हमने एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसका मतलब हर पार्टिकल का अपना एक वेक्टर भी होगा, है कि नहीं? हर पार्टिकल का पोजीशन है, हमने एक्स वाई जेड एक्सिस बनाया है। एक्स वाई जेड एक्सिस बनाते इसका रीजन यही है कि हमको पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना होता है। तो भाई हमने क्या किया, हमने हर एक के पोजीशन वेक्टर बना लिए। जैसे कि भाई हमारा पहला वेक्टर है, पहला मास यहाँ पर है m1, उसका पोजीशन वेक्टर है r1। फिर दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है, उसका पोजीशन वेक्टर है r2। ऐसा करते करते आखिरी पार्टिकल यहाँ पर है, उसका पोजीशन वेक्टर है rn, है ना? तो वही बोला गया। ठीक है, अच्छा एवरीवन, अगर हमने सारे मास का टोटल कर दिया, क्या कर दिया, तो हमको देखो ये जो सिंबल है ना एवरीवन, इस सिंबल को वैसे तो बोलते हैं समेशन। बोलो, समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है सर? टोटल। ओके, अभी 1 2 3 4 अगर सबको एक साथ ले लिए तो क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा। सही है? ओके, तो वही कह रहा भाई कि अगर हमको इस पूरे पार्टिकल का, पूरे सिस्टम का सॉरी, टोटल मास चाहिए, तो भाई एक काम करो, पहला मास, दूसरा मास, तीसरा मास, ऐसा सबका क्या कर दो? टोटल कर दो। तो क्या मिलेगा सर इससे? इससे हमको ये मिलेगा, क्या मिलेगा? टोटल मास ऑफ द सिस्टम को हम नाम देंगे कैपिटल एम। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या नाम देंगे भैया? कैपिटल एम नाम देंगे हम। ओके, अच्छा अभी सुनिए एक बात एवरीबडी हियर। सर ये जो है ना नीचे 1 लिखा है, ऊपर n लिखा है, सर क्या मतलब इसका? तो देखो, अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे लिखा है mi, क्या लिखा है? इसका मतलब ऐसा होता है, पहले आप लिखोगे, नीचे क्या है? 1, तो पहले आप लिखोगे m1, फिर आप लिखोगे m2, फिर आप लिखोगे m3। ऐसा कहां तक जाने का सर? mn। और हर दो मास के बीच में सर n तक क्यों गए? ऊपर क्या लिखा था? n। तो ये जो नीचे है ना 1 है, इसका मतलब हमने वहां से स्टार्ट किए, और ऊपर n है, इसका मतलब हमने वहां पे एंड किए। तो क्या हम कह सकते कि ये हमारा स्टार्ट है या फिर हमारा इनिशियल है? यस। और ये जो n है यहाँ पे हमारा एंड होता है, या तो हम कह सकते हो ये हमारा फाइनल है। सही है? ओके, अच्छा सर अब क्या करना है? सर सब लिख दिए, अब हर दो बंदों के बीच में आप, सर प्लस क्यों डालना? याद है मैंने इस सिंबल का नाम क्या बताया था? समेशन। क्या नाम बताए थे हमने भैया? समेशन में पहले 4 अल्फाबेट क्या है? सम। या पहले 3 अल्फाबेट ले लो, सम। सम का मतलब आपको भी पता है एवरीवन, सम का मतलब होता है एडिशन, सम का मतलब होता है प्लस, है ना? तो इसका मतलब हर दो बंदों के बीच में हमको क्या डालना है? प्लस। अभी सर ऐसा क्यों लिखते सर? तो सुनो, अभी बार बार आप इतना बड़ा लिखोगे, टाइम, पैसा, एनर्जी सब वेस्ट हो रहा है। बोले सर पैसा कहाँ वेस्ट हो रहा है? पैसा तुम्हारा नहीं जा रहा है, इनका तो जाएगा ना प्रिंटिंग में। ठीक है, इसलिए ऐसा लिखते, इसलिए इसके बदले ऐसा लिखते। ये इसी बड़ी सी चीज को लिखने का एक शॉर्टकट तरीका है, सिंबॉलिक तरीका है। बराबर है? आपने कई बार आपने देखा होगा कि रोड पे चलते चलते, सुनो इधर इधर, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि रोड पे चलते चलते ना हम देखते कि कई चीजें लिखी नहीं जाती है, सिर्फ सिंबल बनाया जाता है। होता है कैसा? पब्लिक में जब आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, ओके, रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे या रोड पे भी, ओके, खाली सिंबल बनाया जाता है, लिखा नहीं जाता ज्यादातर। देखा है कभी ऐसा? बताओ मेरे को एग्जाम्पल। स्पीड ब्रेकर,
हाँ, कहीं कहीं पे ना स्पीड ब्रेकर आने से पहले, अभी आप ड्राइव सुनो ना, कंट्रोल करो यार, स्पीड ब्रेकर आने से पहले स्पीड ब्रेकर का सिंबल बनाया होता है, और कहीं कहीं पे स्कूल वगैरह आने से पहले स्कूल का सिंबल बनाया होता है, कहीं कहीं पे जहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह होती है वहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना है, तो वहाँ पे हॉर्न नहीं बजाने, हॉर्न का सिंबल होता है उसके ऊपर ऐसा क्रॉस किया होता है। कहीं पर नो पार्किंग में आपने देखा होगा, गाड़ी का या कुछ किसी गाड़ी का वो लिखा बना होगा, उसके ऊपर ऐसा लाल लाइन होगी, देखा है? यस। कहीं कहीं पे डेंजर की साइन बनती है। डेंजर की साइन कैसी बनती है? हाँ, एक स्कल, एक हड्डी बनाते, पता है, और ऐसा 2 हड्डी रखते उस पर, देखा है कि नहीं? है ना? अभी मान लो कहीं ट्रांसफार्मर है, पता है ट्रांसफार्मर? स्नेहल, ट्रांसफार्मर मालूम है? अरे हर एरिया में एक ट्रांसफार्मर होता है कि नहीं? बड़े बड़े इलेक्ट्रिक के ट्रांसफार्मर, है ना? अब भाई वो डेंजरस होता है। अब वो डेंजरस है, पूरा लिखेंगे नहीं कि भाई अगर आप यहाँ पर आ गए तो आप इसको टच मत करना प्लीज, अगर आप टच करोगे तो लोग आपको टच नहीं कर पाएंगे, आप दुनिया से आउट ऑफ टच हो जाओगे, ये सब आपको बोलेंगे। इतना कौन समझाते बैठेगा, है ना? और कोई पढ़ेगा क्या? हाँ, लोग पढ़ने के लिए नजदीक जाएंगे, अच्छा क्या लिखा है ना? ये कौन रिस्क ले भाई? ओके, इससे अच्छा डेंजर की साइन बनाते, लोग देखते ही समझ जाते भाई खतरा है कि नहीं? ऐसा है। अब रोड पे ना, खास करके रोड पे मैक्सिमम चीजें देखना, आप सिंबल में ही बात करते हो लोग। रोड पे बहुत सारी चीजें आप नोटिस करना कभी नेक्स्ट टाइम, ज्यादातर चीजें लिखते नहीं, सिंबल में बात करते हैं। यू टर्न है तो लिखेंगे, है ना, सिंबल बनाएंगे उसका। कहीं कहीं पे नो एंट्री होती है कि नहीं? वो बात अलग है कि अपन नो एंट्री में हम लोग भरोसा नहीं करते, घुस जाते, ओके, लेकिन कहीं कहीं पे नो एंट्री होती है, तो नो एंट्री का सिंबल होता है ना? ओके, लेकिन हाँ, आपको पता है भाई, कुछ कुछ जगह पे ना भाई कानून बहुत स्ट्रिक्ट है। नो एंट्री में तुम घुस गए, जैसे ही घुसोगे इमीडिएटली मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, भाई इतना पैसा तुमको भरना है, फाइन लग गया तुम्हारे पे। कोई आके बोलेगा नहीं, सीटी नहीं पाएगा, चल साइड में आ भाई, ये सब कुछ नहीं। नो एंट्री है, आपको घुसना नहीं है, आप खुद समझदार रहो। और आजकल हमारे यहाँ पे बहुत जगह ऐसा हो गया है, कोई आके कुछ पूछेगा नहीं, सीधा आपको मैसेज आ जाएगा, भाई आपने सिग्नल तोड़ दिया, मैसेज आ जाएगा सीधा। और लोग इससे डरते, समझ रहे ना? ओके, चलो नहीं, हाँ बाय। तो ये सिंबल है, ये इसकी मीनिंग है, सब लिख लो फटाफट जल्दी से। चलो सुनो, अभी देखो ध्यान से। अभी ना कहीं तो आपको दिखेगा M1 M2 MN के बीच में कहीं तो लिखा है, यहाँ पे एक पार्टिकल बना के क्या लिखा हुआ है? सीएम। कौन है? चीफ मिनिस्टर है। अरे भैया यही तो हमारा है ना, इसी के लिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना। यस, अभी फिलहाल पार्टिकल बिखरे हुए भाई। ओके, तो वहां पे एक पार्टिकल बनाया गया जहां पे लिखा गया ये हमारा, हाँ, सेंटर ऑफ मास है, सीएम है। ठीक है, चलो भाई, अब एवरियन मेरी बात सुनो, कैसे लिखा जाता है सेंटर ऑफ मास को? तो देखो ध्यान से देखो एवरियन, लिखा है पोजीशन वेक्टर आर बार ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। जरा चेक करो जरा, सेंटर ऑफ मास का भी पोजीशन वेक्टर है क्या? जैसे इसका पोजीशन वेक्टर क्या था, इसका क्या था भाई, इसका क्या था भाई? अच्छा, वैसे सेंटर ऑफ मास का भी पोजीशन वेक्टर है क्या? हाँ सर, क्या है भाई? आर बार है। तो वही तो कह रहा है वो कि भाई वो जो सेंटर ऑफ मास है ना, उसका भी एक पोजीशन वेक्टर है, और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? आर बार। अब वो आर बार का फॉर्मूला, ओके, देखो भाई, ये है उसका फॉर्मूला। ओके, वो किसका फॉर्मूला है सर? ये पोजीशन वेक्टर आर बार ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, फाइन एवरीवन, ये उसका फॉर्मूला क्या है? समेशन फ्रॉम 1 to n, पढ़ते देखो कैसा है, समेशन फ्रॉम 1 to n, ओके, mi बार, mi इंटू ri बार, ओके, होल अपॉन समेशन ऑफ 1 to n mi। ठीक है, अब हमको मालूम है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखे थे कि इसको ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, समेशन mi, इसको हम कैपिटल, अभी बताया था ना मैंने एवरीवन। सर मैं तो भूल गया सर, कहाँ बताए थे आपने? देखो यार, बताया था मैंने, है ना? ओके, ये देखो, ये यस, ये देखो भाई, इसके बदले हम क्या लिख सकते भाई? कैपिटल है। ठीक है, ओके, अभी मान लो
मान लो सीन ऐसा हो गया, पहले तो ये भैया ये फॉर्मूला इसको अच्छे से याद करना है अपने को। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ये सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा अभी सुनो, सीन ऐसा हो गया, मान लो इफ अगर द ओरिजिन इज एट द सेंटर ऑफ मास। क्या मतलब सर इसका? अरे भाई हमारा सेंटर ऑफ मास फिलहाल यहां पर है, देखो ये जो पॉइंट है ना इसको क्या कहते हैं? ये सेंटर ऑफ मास। अबे ये ओरिजिन है, अरे भाई ये ओरिजिन है, सबको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ये कौन है? हाँ ये सेंटर ऑफ मास है। ये कौन है? ओरिजिन। और ये पहली बार देख रहे हो क्या? स्कूल लाइफ से सुनते आ रहे हो आप, जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस जहां पे मिलते हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं, है ना। 10 बार पढ़ा हो लेकिन फिर भी भाई सर पूछो अब हम नहीं बताएंगे इसको। एवरीबॉडी यार, भाई जो चीज पढ़ाई जा रही है उसको याद रखो एवरीवन, नहीं तो कोई मतलब का नहीं है। दिक्कत क्या होती है एवरीवन, मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या होती है। एक्चुअली ना कैसा होना चाहिए मालूम है एवरीवन, सीन ऐसा होना चाहिए कि मान लो आप आज लेक्चर में इस लेवल पे हो, आज आप लेक्चर बैठे, आपका नॉलेज का लेवल बढ़ गया, आप इधर आ गए, ओके। अगर घर पे जाके आप रिवाइज करते हो, रिकलेक्ट करते हो, उस चीज को वक्त देते हो, उस पर मेहनत करते हो, उसके साथ बोलते ना अपना दिमाग लड़ाते हो, तो नेक्स्ट डे आपका लेवल यहाँ रहेगा, ओके। ये फर्स्ट लेक्चर में यहाँ से यहाँ आ गए, सेकेंड लेक्चर में आपका लेवल यहाँ से यहाँ चला जाएगा, थर्ड लेक्चर में ऐसा 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 करके यार ऐसा धीरे धीरे ग्रोथ होता है। लेकिन मान लो भैया आप उस टाइप के स्टूडेंट हो जो कभी भैया रिवाइज विवाइज करता ही नहीं है, घर पे जाके बैग फेंकता, अगले दिन आता, तो क्या हुआ? फर्स्ट डे उसका नॉलेज यहां से यहां तक आया, अगले दिन उसने रिवाइज नहीं किया तो भैया उसका नॉलेज का लेवल इधर आ गया वापस। सेकेंड डे फिर से यहां से शुरू करेगा, फिर यहां तक पहुंचेगा, फिर घर पे जाके रिवाइज नहीं किया, थर्ड लेक्चर में वापस नीचे। अब सोचो, मान लो वो दोनों स्टूडेंट जो है ऐसे 500 लेक्चर्स अटेंड कर चुके, कितने? पूरे साल 2 साल में इतना तो अटेंड करते ही आराम से। तो आप सोचो 500 लेक्चर्स के बाद ये स्टूडेंट कहां पहुंच चुका होगा? बहुत आगे पहुंच चुका होगा सर। लेकिन ये जो हमारा दूसरा स्टूडेंट है, जो कि अनफॉर्चुनेटली 99% ऑफ द स्टूडेंट ऐसे ही टाइप के होते हैं जो इसी चीज को करते हैं, ये ऐसे टाइप का स्टूडेंट 500 लेक्चर्स के बाद कहां पहुंचेगा सर? वहीं पे रहेगा, क्योंकि रोज ऊपर जाता है, फिर ऊपर, फिर ऊपर, इसीलिए तो हमको याद नहीं रहता है। अगर भाई आज से 10 लेक्चर पहले पढ़ाई गई चीज अगर टाइम पे याद नहीं हो रही तो याद रखना आप इस टाइप के स्टूडेंट हो, यही खेल रहे हो। अब 500 के 1000 लेक्चर भी बैठ जाओ, ऐसा स्टूडेंट का लेवल क्या रहेगा? यही रहेगा सर, इसके आगे नहीं बढ़ोगे आप। फिर सोचते हो क्लास भी अच्छी थी, सर भी अच्छे थे, टीचर भी अच्छे थे, बुक्स भी अच्छे थे, माँ बाप भी अच्छे थे, फैसिलिटी भी अच्छे थे, फिर मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? क्योंकि तुम अच्छे नहीं थे, है ना। वरना कई लोग तरसते कि टीचर अच्छे मिल जाए अपने को। जाओ, तुमको मालूम नहीं भाई अभी क्या हालात चल रहे, कि कोई समझा दे यार ये सब्जेक्ट ढंग से, ऐसा है। तो याद रखना है एवरीवन, हम ऐसे होते हैं, ये जो ना ये टाइप के स्टूडेंट ये 1% होते हैं और यही लोग तरक्की करते हैं, ठीक है। चलो एवरीबॉडी यार, तो अब है ना एवरीवन सुनो, अब क्या है यहाँ पे बोला है, अगर हमारा ओरिजिन कहां पर हो, या मैं ऐसा कहूंगा सेंटर ऑफ मास अगर ओरिजिन पे है, मान लो ये जो सेंटर ऑफ मास ये इधर नहीं है बल्कि ये सेंटर ऑफ मास इधर है ना, इधर है, तो इससे क्या हो जाएगा सर? ऑब्वियसली हाँ भाई सुनो, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये जो आर है वो क्या हो जाएगा? जीरो। कैसे जीरो हो जाएगा सर? चलो बताता हूँ एवरीवन, देखो ना, अभी मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, तो हमारा आर कितना है भैया? 10। अगर ये थोड़ा नजदीक आ गया, मान लो आर कम हो गया 9, और नजदीक आ गया 5 हो गया, और नजदीक आ गया 4 हो गया, ऐसा करते करते अगर यहां पर आ गया तो आर कितना हो जाएगा भाई? है कि नहीं? बस वही तो बात है, वही तो बात है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यूसुफ जोर से पढ़ना है लाइन।
सोचो एवरीवन, क्या पढ़ रहे हो, सोचो सोचो, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, सोचो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर एवरीवन ये जीरो हो गया तो सोचो एवरीवन, अगर ये हिस्सा जीरो हो गया, ये वाला हिस्सा, तो यार ये हिस्सा जीरो हो जाएगा, है ना? या तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो गया तो आप सोचिए जो डिनोमिनेटर है ये भी इधर आके जीरो हो जाएगा, तो यानी ये हिस्सा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। वही तो लिखा है, वही तो लिखा है, समेशन फ्रॉम 1 to n mi into ri बार इज इक्वल टू जीरो। लेकिन ये कहानी कब होगी? ये कहानी तब होगी जब हमारा सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, ओरिजिन पे। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, अभी सपोज मान लो कि हमने भाई इनको अब इन पे फोकस किया, किस पे फोकस किया सर? कोऑर्डिनेट्स। आपने देखा है, ध्यान से देखा आपने अगर ध्यान से नोटिस किया होगा तो आपने एक चीज देखी होगी कि हर पार्टिकल के पास उसके कोऑर्डिनेट्स है ना? जैसे इसके कोऑर्डिनेट दिए गए x1 y1 z1। सर तीन कोऑर्डिनेट क्यों सर? अरे एक्सिस भी तो 3 है, इसलिए हर एक के देखना 3 है ना? सेंटर ऑफ मास के भी है कि नहीं? अच्छा, अब है ना यही फॉर्मूला जो हमने बनाया था ना, इसी फॉर्मूले को दोबारा लिखेंगे, लेकिन इस बार कैसा लिखेंगे? देखो ध्यान से एवरीवन, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अभी तक हमने ना क्या निकाला था? पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, है ना? पोजीशन वेक्टर आर बार ऑफ द। अब क्या निकालेंगे? अब है ना एवरीवन, उसी सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर उसी का, और फिर उसी का। कैसे लिखने का सर? देखो यार, नोटिस करो, खाली ना दोनों फॉर्मूले को, इस वाले फॉर्मूले को और इस वाले फॉर्मूले को, आई मीन इसको पूरे को और इसको पूरे पे खाली नजर मारना। अब एक ही चीज नोटिस करोगे कि जहां जहां पहले आर था, अब वहां पे कौन आ गया? एक्स। बाकी पूरी कहानी सही है। चेक कर लो, है क्या ऐसा? हाँ, अगली बार क्या होगा सर? ऑब्वियसली जहां एक्स है वहां पे आप, फिर जहां वाई है वहां पे आप, खत्म, और कुछ करना ही नहीं है एवरीवन। तो अगर बोले पोजीशन वेक्टर तो आर डाल दो, अगर बोले एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन वेक्टर, और अगर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन वेक्टर पूछे तो जहां जहां एक्स है वहां वाई, और जेड कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन वेक्टर पूछे तो इतना इजी है। ठीक है, फाइन, चलो भाई। अब एवरीवन, अगर ये कहानी तब तक थी जब तक आपके पास ये है, क्या है सर? बोलो जोर से। सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल, एक पार्टिकल इधर, 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 जिसको क्या नाम दिया हमने? अगर मान लो ऐसा हो जाए, हाँ, अब ये यहाँ वहां पे अलग अलग नहीं है, मान लो ये सब के सब कंटिन्यूस हो गए, मतलब R1 इधर, पहला पार्टिकल इधर, उसके जस्ट टच होके दूसरा पार्टिकल, उसको जस्ट होके, इस समझ रहे हो एवरीवन? जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, कंटिन्यूस में क्या होता है? एक पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल, सब एक दूसरे को कनेक्टेड होते हैं। तब क्या होता है? बीच में गैप नहीं होता, बीच में, तब हम कहते हैं कंटिन्यूस। क्या कहते हैं? अब याद रखना है एवरीवन, जब कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन आता है ना, जब ये चीजें आती है, तब हम ये नहीं यूज करते, समेशन नहीं यूज करते, बल्कि ये यूज करते जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन। ये बात भी हमने पहले डिस्कस किया है। ठीक है, तो समेशन कब यूज करेंगे? जब एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल उधर, एक पार्टिकल उधर, एक पार्टिकल इधर, जिसको कहते हैं डिसकंटिन्यूस या सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल। लेकिन अगर सब के सब ज्वाइंट हो गए तो वो कंटिन्यूस हो जाता है। और कंटिन्यूस जगह पे, कंटिन्यूस सिस्टम में समेशन यूज करने के बजाय बेटर क्या है भैया? इंटीग्रेशन यूज करो। ठीक है, अब देखना क्या फर्क है। ओके, उल्टा ये ज्यादा इजी पड़ जाएगा अभी। तो सबसे पहले अगर आप वो समेशन के पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला देखो, ये वाला फॉर्मूला देख लो, खास करके पहला वाला। ओके, यहां पे क्या लिखा था? आर बार, फिर लिखा था समेशन mi ri बार। ओके, हमने यहां पे क्या लिखा देखो, आर बार, क्या लिखा? आर बार, समेशन के बदले इंटीग्रेशन, और यहां पे इंटीग्रेशन का तरीका ऐसा होता है, आर बार इंटू डीएम, आर बार इंटू डीएम।
और नीचे नीचे क्या था, ऊपर क्या था भैया, समेशन ऑफ एम आई, यहां पे समेशन ऑफ एम आई के बदले इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, बस यही फर्क है। और वो बात हमको मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएम करने से क्या मिलेगा, टोटल मास। टोटल मास को क्या बोलते हैं, वहां पे भी तो ऐसे लिखे थे ना, वहां पे भी तो अगर आपको याद है ऐसे तो लिखे थे। ये देखो समेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल एम। सही है, ओके, बस यही कहानी है। अब ये हमने लिखा किसके लिए भैया, पोजीशन वेक्टर के लिए। अब आपको तो मालूम है अगर आपको लिखना है किसके लिए, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, तो जहां जहां आर है वो हटा के फिर वाई कोऑर्डिनेट के लिए, जेड कोऑर्डिनेट के लिए, बस इतनी सी कहानी है। पहले समेशन यूज कर रहे थे, अब इंटीग्रेशन यूज। क्या फर्क है, अगर डिसकंटिन्यूअस सिस्टम है तो समेशन यूज करो, अगर कंटिन्यूअस सिस्टम है तो बस यही फर्क है। ठीक है, बस यही है आपका सेंटर ऑफ मास।